हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। और आज की इन वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के आपके जो चैप्टर्स हैं उन सब के एमसीक्यू। जैसे हमने अकाउंट्स की एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है, ऐसे हम इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज के एमसीक्यू जो मैंने पहले भी आगे करा रखे हैं आपको, लेकिन आज के इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, और साथ साथ जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के, वो आपने चेक कर भी रखे होंगे। हम उसको रिवाइज करेंगे। अगर आपको नहीं आया है तो मैं उसको रिवाइज करके समझाऊंगा कि किस किस तरीके से क्या आंसर आ सकता है। तो हैं आपके बुक के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अलग से बुक के अलग से करा रहा हूँ। आपकी बुक के क्वेश्चन हैं, तो आपकी बुक के जो अंदर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वही आपको आज की क्लास में कराने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मनी चैप्टर के, मनी बैंकिंग यूनिट है आपका, उसे मनी चैप्टर के जो एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिलअप्स हैं, उनको आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर इस मनी बैंकिंग के मनी चैप्टर के एमसीक्यू और फिलअप्स आपके इस 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपके सामने आपकी बुक का एक पेज है और उसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले फिलअप्स करते हैं और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं और समझा देंगे और आपको मीनिंग समझ आ जाएगा कि किसमें क्या आंसर डालने हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये देखो, मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट। अब मनी सप्लाई द डैश कंसेप्ट एज इट इज कंसर्न द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको कौन सा कंसेप्ट है? दो कंसेप्ट होता है ना, एक स्टॉक कंसेप्ट और एक फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट है जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और आपका फ्लो कंसेप्ट है जब इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करते हैं। जो एक टाइम पीरियड, एक साल, एक महीने के हिसाब से कोई चीज कवर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फ्लो कंसेप्ट है। तो के हिसाब से आप लिखा हुआ है कि इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, मनी सप्लाई क्या हो गया आपका? स्टॉक कंसेप्ट हो गया। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, टू कंपोनेंट्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, अब आपको दो कंपोनेंट्स आपको मेन पता ना, एक तो आपकी करेंसी होती है, यानी कि जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, और आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं। तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी कि करेंसी जो पब्लिक के पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, करेंसी जो पब्लिक के पास है और डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक्स के पास है। तो इन दोनों, यही दोनों कंपोनेंट्स हमारे मनी सप्लाई के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड फिलअप है आपका, डैश रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन था आपका, पहला टॉपिक था बार्टर सिस्टम, तो इसको बोलेंगे हम बार्टर सिस्टम। तो अभी मैं आपसे लाइव क्लास तो ले नहीं रहा हूं, तो इसलिए आपके पास मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या चीज़ इसमें आ सकती हैं, याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। गुड्स फॉर गुड्स के एक्सचेंज प्रोसेस को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं, और आपको पता है इस चीज के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय डैश एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन अ इकोनॉमी। यानी कि मनी सप्लाई की डेफिनेशन है ये। मनी सप्लाई क्या होती है? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय किसके पास? मेन फोकस करना है पब्लिक। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको पब्लिक के पास जो पैसा है, सिर्फ उसको आपने देखना मनी सप्लाई के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, और अगर नहीं समझ आते तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा उन चीज़ों को। और जो लोग नहीं जुड़ते हैं सब्सक्राइब करो, और जिनको पसंद आए लाइक करो, शेयर करो। डैश ऑफ वांट्स रेफर्स टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। डैश ऑफ वांट्स क्या आएगा इसके अंदर? विच रेफर्स टू साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट, जिसके अंदर हम बायर सेलर्स की म्यूचुअल वांट्स की फुलफिलमेंट की बात करते हैं। याद आएगा बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी बस उसी को पूरा करना, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है उसका मतलब होता है साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक मनी। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय। बैंक मनी क्या होती है? जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट की जाती हैं किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा। ओके, कमर्शियल बैंक्स द्वारा क्रिएटेड डिमांड डिपॉजिट्स को हम बैंक मनी बोलते हैं। ये डेफिनेशन है बैंक मनी की। ओनली डैश डिमांड डिपॉजिट्स आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। डैश मतलब ग्रॉस या नेट, दो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। हमेशा ध्यान रखना, नेट डिमांड डिपॉजिट्स, लेना देना सब माइनस करके जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स नेट आते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, नो की ग्रॉस। तो आपको नेट वर्ड याद करना है इसके अंदर। और 8th फिलअप है हमारा, बैंक मनी इज अ डैश नॉन लीगल टेंडर मनी या लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी वो होती है जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, पर बैंक मनी आपको मैंने ऊपर डेफिनेशन बताया था, जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा,
वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नॉन लीगल टेंडर मनी में है। लीगल टेंडर मनी इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन बट नॉन लीगल टेंडर मनी, जैसे लीगल टेंडर मनी होती है हमारी करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, हमारे सारे जिसको कोई भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन नॉन लीगल टेंडर मनी इसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए बैंक मनी को हम नॉन लीगल टेंडर मनी बोलेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ फिलअप्स कराए हैं इस चैप्टर के। अब इसी के बाद हम अभी करने वाले हैं इसके कुछ आपकी चैप्टर के, आपकी बुक के कुछ एमसीक्यू, ठीक है। तो अगर आप पसंद आता है लाइक करना, शेयर करना। रिवीजन आपका साथ में शुरू हो चुका है, इकोनॉमिक्स का, मैक्रोइकोनॉमिक्स मनी चैप्टर के साथ स्टार्ट किया हमने। और ये आपके यहाँ पर, चलो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ मैच द फॉलोइंग भी कर लेते हैं, फिर आप एमसीक्यू पे चलते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन है ये। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD लेफ्ट साइड पर और 4 ऑप्शन है राइट साइड पर। आपको इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट पेयर चुनना है। पहला लिखा मनी सप्लाई के सामने लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। M1 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। बार्टर एक्सचेंज का मतलब लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी, और डिमांड डिपॉजिट का मतलब लीगल टेंडर मनी। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ इसमें कैंसिल हो सकती है। देखो मनी सप्लाई जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय पब्लिक है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। बार्टर एक्सचेंज का मतलब गुड्स फॉर गुड्स होता है, गुड्स फॉर मनी नहीं होता, ओके। और डिमांड डिपॉजिट लीगल टेंडर मनी नहीं होती, मैंने यहाँ पर पढ़ लिया था। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बी आ रहा है इसके अंदर। M1 की डेफिनेशन है C प्लस DD प्लस OD, ये हमारी डेफिनेशन थी, हमारी फॉर्मूला था हमारा M1 का। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक C, डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक DD और अदर डिपॉजिट्स विद RBI OD। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड मैच द फॉलोइंग में देखो, यहाँ दे रखा है, इसको छोड़ दो, आप इस पे आ जाओ। इसमें से आपको स्टेट मैच करना है। देखो अब ये भी आप पढ़ लो, चलो ये आप सामने आंसर दे रखा है। मनी सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। मनी सप्लाई को हम स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है इसके अंदर। चलो थर्ड क्वेश्चन में है, ये M2 और M3 दे रखे हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। A M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, B ऑप्शन है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, और C है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। इन तीनों में से कौन से ऑप्शन M2 और M3 मैच करते हैं? M1 का मतलब बता दिया था, C प्लस DD प्लस OD हमने यहाँ बता दिया था। लेकिन M2 जो होता है वो M1 के साथ हम पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स को ऐड करते हैं, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स को, सेविंग डिपॉजिट्स को। इसका मतलब M2 जो है वो इसके साथ मैच करेगा, M2 के साथ B। तो M2 के साथ यानी कि फर्स्ट का जो पार्ट है वो आपका B हो गया। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। और जो M3 होता है उसमें M1 के साथ फिक्स डिपॉजिट ऐड करते हैं, मतलब कि आपका M3 में ये जुड़ जाएगा। तो M3 का जो फॉर्मूला है यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है उसका आंसर है C। तो फर्स्ट का B, सेकंड का C, क्योंकि जो M1 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC है, ये हमारा M4 का फॉर्मूला है, याद रखना, दिस इज M4। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, फर्स्ट का B और सेकंड का C। फोर्थ क्वेश्चन भी देखो, इसमें से आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। बार्टर एक्सचेंज M1 करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डबल कॉन्सिडेंस, यहाँ पे लिखा हुआ साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स, लीगल टेंडर मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। अब ये मैच करेगा आपका, देखो जो आपका डबल कॉन्सिडेंस है, ये डबल कॉन्सिडेंस वांट्स को हम ए के साथ मैच करेंगे, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट। जो साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स होता है, ये उसका मतलब होता है डबल कॉन्सिडेंस। तो इसका तो आंसर हो गया ये। तो आपका ये पार्ट हो गया फोर्थ का ए पार्ट, ठीक। बार्टर एक्सचेंज जो है वो हमारा होता है गुड्स फॉर गुड्स। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। तो बार्टर एक्सचेंज आपका हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। M1 आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स RBI। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया इसके साथ, सेकंड का D के साथ। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक हमारी लीगल टेंडर मनी कहलाती है, और मनी सप्लाई को हम टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय पब्लिक बोलते हैं। तो आपका ये वाला पार्ट C में चला गया और करेंसी एंड कॉइन्स वाला आपका लीगल टेंडर मनी में चला गया। तो आपके पास ये 5 ऑप्शन हो ही गए कि फर्स्ट का E है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड का आपका हमने D लिखा, ये वाला हो गया, थर्ड का B लीगल टेंडर मनी है, फोर्थ का A डबल कॉन्सिडेंस वाला ऊपर पार्ट हो गया, और फिफ्थ वाला आपका मनी सप्लाई का ही हो गया, टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय पब्लिक। चलो ये तो हमने सामने आंसर भी था, सब कुछ था, मैंने समझा दिया कि कैसे होता है। अब करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चंस में आपको देखो, फर्स्ट का आंसर बताओ, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड M1। M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, इंटरबैंक डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, या नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। देखो M1 के अंदर हमारे पास C प्लस DD प्लस होता है,
सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। तो ये सी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक भी होता है, ठीक, और डिमांड डिपॉजिट भी होता है, लेकिन इंटर बैंक डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स नहीं होता। अदर डिपॉजिट्स होता है विद आरबीआई, नेट डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के साथ होता है, लेकिन इंटर बैंक डिपॉजिट्स उस फॉर्मूले में नहीं था, और ना ही नेट टाइम डिपॉजिट्स था। इसके अंदर एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं, देयर में बी मोर देन वन आंसर्स, ध्यान रखना, 2 आंसर्स भी, 3 आंसर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन ठीक आ रहे हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड, एक तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स, या कि एक बैंक से दूसरे बैंक में डिपॉजिट्स होता है, और एक फिक्स डिपॉजिट्स जो कि M3 में आते हैं, M1 में नहीं आते। तो बी और सी ऑप्शन हो गए फर्स्ट के। सेकंड देखो, हाई पावर्ड मनी क्या होती है? हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। चलो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शन है, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी कैश रिजर्व्स विद बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स, और करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो हाई पावर्ड मनी में क्या आता है? हाई पावर्ड मनी वो होती है जो या तो पब्लिक का पैसा होता है या फिर जो बैंक से कैश रिजर्व्स होता है। इसका मतलब जो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन ना, तो हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। ठीक है, समझ आ गया सेकंड का आंसर। तो ये आपका फॉर्मूला है, हाई पावर्ड मनी का डेफिनेशन भी है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई का मतलब हम बता चुके हैं, इस पे 4 ऑप्शन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, या बोथ ए एंड बी। देखो मनी सप्लाई का मतलब पब्लिक के साथ होता है, तो पब्लिक में ऑप्शन है 2, सिर्फ फर्स्ट और बी, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम बात करते हैं कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन आपका आंसर है इसका। फोर्थ देखो, मनी सप्लाई क्या है? डैश कंसेप्ट, हमने पहले पढ़ा था, इज स्टॉक कंसेप्ट या फ्लो कंसेप्ट? डायरेक्ट आंसर, मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट, मैंने बार बार बता दिया, तो मनी सप्लाई का आंसर स्टॉक कंसेप्ट है। फिफ्थ का आंसर देखो, विच वन ऑफ दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज? बार्टर एक्सचेंज की एक कमी है, वो बतानी है आपको यहाँ पर। कौन सी कमी है? लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, या लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसमें से कौन सी बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशन है? अब बार्टर एक्सचेंज की ना कई सारी कमियां थी, उनमें से 3, यानी कि जो यहाँ पे ABC दे रखा है ना, डबल कॉन्सिडेंस की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, और कॉमन मेजर भी है। तीनों की तीनों है, यानी कि A, B और C तीनों इसके आंसर्स हैं। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की कमी जो है, ये बार्टर एक्सचेंज में लिमिटेशन नहीं थी, जो हमारे पॉइंट्स पढ़े थे हमने। तो 3 पॉइंट जो हैं वो इसमें से मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। तो 3 ऑप्शन इसके अंदर फिफ्थ में आ रहे हैं जो कमियां हैं बार्टर एक्सचेंज की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करो, लाइक करो, और जो लोग नहीं जुड़ते हैं सब्सक्राइब जरूर करो। इस तरीके से सभी चैप्टर्स के साथ, और साथ में और भी MCQ बहुत सारे हैं, वो भी आपको मैं कराने वाला हूँ आने वाले दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग डायलॉग। सीता कहती है आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटोस। रानी कहती है व्हाट विल यू गिव इन एक्सचेंज? क्या दोगे मुझे? सीता कहती है आई कैन गिव यू 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। मैं इसके बाद 2 लीटर्स मिल्क दूंगी उसके पोटैटोस के बदले में। रानी कहती है मुझे मिल्क नहीं चाहिए, मुझे शू चाहिए। अब इसमें से कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर सीता और रानी को फेस हो रही है? यहाँ पर लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स है, या एब्सेंस ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू है, या लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है, या लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। ये चारों समस्या है बार्टर सिस्टम की। इसमें से कौन सी समस्या यहाँ पर डिस्कस की जा रही है? उसको 1 किलोग्राम पोटैटोस के बदले में 2 लीटर्स ऑफ मिल्क देने को तैयार है, पर उसको मिल्क नहीं चाहिए, उसको शूज चाहिए। यानी आपस में दोनों का डबल कॉन्सिडेंस नहीं हो पा रहा। तो ये हमारे पास है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या इसके अंदर। ठीक हो गया? क्लियर? चलो फटाफट 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई? देश के मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन रूल्स बनाता है मनी सप्लाई के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, या प्लानिंग कमीशन? कौन करता है? मनी सप्लाई में रेगुलेट करने का काम पूरी तरीके से RBI का है। तो RBI कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ना कि गवर्नमेंट। ठीक, तो 7th का आंसर हो गया बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ऑफ इंडिया। 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम? इसमें बार्टर सिस्टम की कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, अनएम्प्लॉयमेंट, या डबल कॉन्सिडेंस? देखो डबल कॉन्सिडेंस हमने पढ़ा था, ये समस्या है। स्टोर करने की भी समस्या है बार्टर सिस्टम में, और यूनिट ऑफ अकाउंट यानी मेजर ऑफ वैल्यू वाली जो प्रॉब्लम है वो भी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, या समस्या नहीं है इस बार्टर सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 9, मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ओनली टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक्स या करेंसी विद द बैंक्स। मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है? हमने पढ़ा था मनी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। अब इसमें से कौन सा आएगा? 9th में इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है? यहाँ पर जो आ रहा है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट, सी प्लस डी डी, करेंसी डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं ना, तो डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे इसके अंदर। आपकी मनी सप्लाई के अंदर टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक्स या ऑल डिपॉजिट्स बैंक्स नहीं आते। ठीक, करेंसी विद बैंक नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स आता है, तो यहाँ पर ओनली डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स को इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी एज ऑन 31 मार्च ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर डेट को मेजर की जाती है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर नहीं की जाती। पीरियड ऑफ टाइम का फिजिकल ईयर भी होता है, ये भी नहीं होता, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। अब बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? जरूरी नहीं कि 31 मार्च है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती 31 मार्च की। तो दिसंबर में भी एंड हो सकता है, सितंबर में भी एंड हो सकता है, मार्च में भी एंड हो सकता है, कहीं पे भी एंड हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल मनी सप्लाई कितनी है वो हम मेजर करते हैं, ना कि स्पेशली एज ऑन 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। सबसे बड़ा मनी सप्लाई का सोर्स कौन सा है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट या बोथ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। मनी सप्लाई का सोर्स सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई की तरफ से और कमर्शियल बैंक दोनों की तरफ से आ सकता है, लेकिन आंसर इसमें ठीक है, दोनों आएंगे। सेंट्रल बैंक भी आएगा, कमर्शियल बैंक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, सी का बोथ एंड भी, इसका मतलब 11th का सी ऑप्शन है। तो सेंट्रल बैंक भी मेन सोर्स है मनी सप्लाई का, और कमर्शियल बैंक भी, दोनों तरह से मनी सप्लाई देश के अंदर बढ़ाई जा सकती है, ये मेन सोर्स है। 12th, इफ हरीश हैज अ मोबाइल एंड ही वांट्स अ टैबलेट, शिवम हैज अ लैपटॉप एंड ही वांट्स अ मोबाइल इन एक्सचेंज ऑफ लैपटॉप, देन व्हाट प्रॉब्लम हरीश एंड शिवम आर दे फेसिंग। वही सेम समस्या है जो पहले पढ़ी है हमने, बता सकते हो कौन सी है? हरीश के पास मोबाइल है और वो टैबलेट चाहता है, शिवम के पास लैपटॉप है और वो मोबाइल चाहता है इन एक्सचेंज ऑफ लैपटॉप। यानी कि इसको मोबाइल के बदले में टैबलेट चाहिए, इसको लैपटॉप के बदले में मोबाइल चाहिए। इसमें से कौन सा प्रॉब्लम हरीश और शिवम फेसिंग करेंगे? लैक ऑफ मेजर वैल्यू, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू या नन ऑफ दिस। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको फिट हो रहा है? अब इसमें से आपस में एक दूसरे को बेचने तो गए नहीं, बोलो कि हरीश इसके पास गया हो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, उसको मोबाइल के बदले टैबलेट चाहिए, उसको लैपटॉप के बदले मोबाइल चाहिए। ठीक, तो ये आपस में जाएंगे तो एक डबल कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम सामने आएगी ना। तो इनमें से एक भी प्रॉब्लम यहाँ पर समस्या सामने नहीं आई है। तो कोई लिमिटेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा रही है। जब तक हरीश शिवम के पास नहीं जाता चीज़ खरीदने बेचने, तब तक ये समस्या पैदा कैसे हो सकती है? तो 12th का है डी, नन ऑफ दिस। 13 देखो, डैश आर टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, इंटरबैंक डिपॉजिट्स या करेंसी नोट्स। इसमें लीगल टेंडर मनी कौन सा है जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है? करेंसी। डिमांड डिपॉजिट्स हों, टाइम डिपॉजिट्स हों, इंटरबैंक डिपॉजिट्स को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन करेंसी नोट्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो करेंसी नोट्स को हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। इफ यू हैव 2 मीटर्स क्लॉथ एंड यू वांट व्हीट, आपके पास 2 मीटर कपड़ा है और आपको गेहूं चाहिए, देन हाउ मच व्हीट यू शुड गेट। आपको कितना व्हीट मिलना चाहिए इसके बदले में? यहां पर कौन सी ड्रॉबैक की बात की जा रही है? लैक ऑफ मीडियम एक्सचेंज, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, लैक ऑफ मेजर वैल्यू या नन ऑफ दिस। यहाँ पर मेजरमेंट की बात हो रही है कि 2 मीटर के कपड़े में जो वीट देना है, तो कितना वीट हमें मिलेगा उसके बदले में, कितना वीट मिलेगा। तो इसको मेजरमेंट की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है। पर आपकी बात देखो, इसके बदले में एक्सचेंज करना है, तो मेजर ऑफ वैल्यू कितनी कन्वर्ट होगी, ये इसमें मिसिंग है। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू इज द मेन लिमिटेशन, मेन ड्रॉबैक विच इज बीइंग हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। क्योंकि कैसे मेजर किया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको। 15th में देखो, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ। डिमांड डिपॉजिट्स किसका पार्ट है? मनी सप्लाई का। हाई पावर्ड मनी का किसका है? हाई पावर्ड मनी में डिमांड डिपॉजिट्स नहीं आते, या तो करेंसी आती है या फिर कैश रिजर्व्स आते हैं। तो मनी सप्लाई के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं, इसलिए दोनों के चांसेस तो कम है ही नहीं हो सकते। और नाइदर ए नॉर, ऐसा भी नहीं है कि मनी सप्लाई तो है ही इसके अंदर। इसका मतलब ना तो दोनों है, ना ही दोनों, ऐसा नहीं है दोनों भी नहीं है। तो मनी सप्लाई इज अ
आंसर। 16th कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको कर लेते हैं, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करना, लाइक करना, इस तरीके से आगे जाते क्वेश्चंस आपकी बुक के सब मैं कराने वाला हूँ। करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी नोट्स, कॉइन्स, बोथ या कोई भी नहीं? सिंपल आंसर, करेंसी में दोनों चीजें आती हैं, करेंसी नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं, तो 16th का है सी। 17th को विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है। मनी सप्लाई इज स्टॉक कंसेप्ट, ये तो ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, ए ठीक हो गया। हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स बिसाइड्स करेंसी विद द पब्लिक, ये भी गलत है। ये भी आपका ठीक है, हाई पावर्ड मनी में डिमांड डिपॉजिट से आते हैं और साथ में करेंसी विद पब्लिक भी आती है। M1 इंक्लूड्स ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंस्टेड ऑफ नेट डिमांड, ये गलत है, क्योंकि आपके M1 के अंदर हम ग्रॉस, मैंने आपके पीछे वाले क्वेश्चन कराया था, ग्रॉस इंक्लूड नहीं करते, नेट डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करते हैं, तो ये आंसर आपका फॉल्स है। आपको फॉल्स पूछा था, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि M1 के अंदर यहां लिखा हुआ है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स की जगह, जबकि गलत है, जबकि M1 में नेट डिमांड डिपॉजिट्स ही इंक्लूड करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंडिया के अंदर पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर या लिमिटेड लीगल टेंडर या अनलिमिटेड लीगल टेंडर, कौन से होते हैं? दोनों नहीं हो सकते, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, सी और डी ऑप्शन दोनों कैंसिल हैं, ए बी में से एक आंसर आएगा। पेपर नोट्स को अनलिमिटेड तरीके से हम कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, कोई मना नहीं करता पेपर नोट्स को, कॉइन्स फिर भी लिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं, लेकिन पेपर नोट्स हमेशा अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं। 19th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट मनी सप्लाई, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट बतानी है। इट इंक्लूड्स कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, इट इज अ फ्लो वेरिएबल, इसमें से ना एक ही ठीक है, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन है इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, और इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये जो सी स्टेटमेंट है ये सही नजर आ रही है, इसमें कैश रिजर्व आते हैं, ये गलत है, ये फ्लो वेरिएबल है, ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ओवर पीरियड टाइम भी इंक्लूड नहीं करते, हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंक्लूड करते हैं, तो ये आपके पास डेफिनेशन में क्लियर हो जाता है। 20th क्वेश्चन आपका है सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स, या करेंसी हेल्ड इन गवर्नमेंट अकाउंट। साफ आंसर आ रहा है 20th का सी, क्योंकि ये डेफिनेशन हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गए इस मनी चैप्टर के MCQ। हमारे पास अभी एजर्शन स्टेटमेंट और रीजन स्टेटमेंट भी है, लेकिन अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने कराऊंगा, और आने वाली वीडियोस के अंदर आपके इस चैप्टर के भी एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए फिलअप्स, मनी चैप्टर के फिलअप्स और कुछ MCQ हमने सॉल्व किए। तो आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ और चैप्टर्स के भी ऐसी MCQ और एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो स्टे सेफ एट होम, स्टे हेल्दी एंड बी कनेक्टेड विद कॉमर्स, और कनेक्ट रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।